नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 2 सीट का दंगल। किसका होगा मंगल? जी हां, विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए जो वोटिंग हुई थी, आज उसकी गिनती का दिन है। ये 2 सीटें बेहद खास हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, जिस पर अब से कुछ मिनटों के बाद से वोटिंग की काउंटिंग को लेकर तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी और मेवालाल चौधरी के निधन के चलते 30 अक्टूबर के उपचुनाव हुए। अब से चंद पल के बाद, जी हां, बस कुछ चंद पलों का इंतजार है, जिसके बाद वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट मतों की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। मतगणना केंद्र पर हमारे रिपोर्टर तैनात है, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर की मौजूदगी है। हम आपको सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे दिन भर दिखाने वाले। आपको याद होगा, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने आपको जिस तरह सबसे आगे रखा था, वैसे ही इस बार भी आपको सबसे आगे रखने की तैयारी हमने की है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, जिनके साथ हम मतगणना पर चर्चा करेंगे। और तारापुर में 24 राउंड में यहां पर मतगणना होनी है। और देखिए, हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त अशित नाथ तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय, और साथ ही साथ अभी आप निखिल मंडल को देख रहे होंगे, हमारे साथ जुड़ के हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निखिल मंडल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले, क्या धड़कनें तेज हैं? लग रहा है कि बस कुछ पलों का इंतजार, और उसके बाद जिसके दावे आप बार बार कर रहे थे, वो दावे आज तस्वीर बनकर, हकीकत बनकर होंगे आपके सामने। जी, मैं निखिल आनंद बोल रहा हूं। और ये जो उपचुनाव है, निश्चित। और देखिए, इस वक्त जरा एक स्क्रीन पर नजर डालना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जहां पर 22 राउंड में काउंटिंग होगी। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। तारापुर में 24 राउंड में काउंटिंग होगी, तो कितने राउंड की काउंटिंग होने वाली है? बैलेट वोटों की गिनती अभी शुरू हो रही है। देखिए, सबसे पहले बैलेट वोटों की गिनती की शुरुआत होती है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आपको दिखने वाले हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब यहां से तस्वीर कैसे निकल कर आती है, जिस पर हमारे साथ लगातार जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे मैं उनका रिएक्शन ले लूं। सबसे पहले निखिल जी, जरा किस तरह इस वक्त आप इस परिणाम को देखने वाले हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे थे वही आज परिणाम के तौर पर सामने होगा? निश्चित तौर पर परिणाम एनडीए के पक्ष में जाने वाली है। इस बात का अनुमान हम लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान जो फीडबैक मिले हैं, उसके आधार पर कह सकता हूं। और बिहार की सरकार ने 2005 के बाद से आज तक जो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, सतत विकास के लिए जो काम किया है, तो बिहार की जनता निश्चित तौर पर बैकलॉग में पीछे नहीं जाना चाहेगी। वो बिहार के लिए आगे का सफ़र तय करना चाहती है। और एनडीए से बेहतर ऑप्शन अभी है नहीं। और बिहार की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और जो मतगणना के बाद जो मतदान का परिणाम होगा, उसका हम सभी सम्मान करते हैं, करेंगे भी। और बिहार के विकास के लिए निश्चित तौर पर ये वोट है कि बिहार के विकास की प्रक्रिया में ये जनता ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। और तेजस्वी यादव जी अगर वहाँ जाकर एक शेयर डिस्परेशन जो उनका दिख रहा है कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक जो पैनिक सिचुएशन वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो अभी के लिए नहीं। ये परिणाम जो भी होगा, ये वो आगे की राजनीति के लिए एक भूमिका स्थापित करना चाहते हैं। वो खुद को आरजेडी के भीतर जो द्वंद्व है, उसमें खुद को ही वांट्स टू टेक अ लीड, वो बेहतर नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। वरिष्ठ सम्मानित जो वजूद वाले आरजेडी के नेता हैं, वो इसी चुनाव की प्रक्रिया के दौर में कर्टसी लालू जी जो चुनाव मैदान में वो प्रचार करने आए, तो काफी लोग आरजेडी के पीछे छूट गए हैं। अब उनकी हैसियत
तेजस्वी यादव के झोला झंडा उठाने और तेजस्वी यादव का पिछलग्गू के तौर पर ही रहेगी। आरजेडी का एकमात्र नेता तेजस्वी यादव होंगे, यही स्थापित करने लालू जी आए थे। इसके अलावा इस चुनाव परिणाम का आरजेडी के लिए कोई मतलब नहीं है। परिणाम आरजेडी जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रही है कि उनके पक्ष में जाएगी, अगर जाती भी है तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हास्यास्पद है कि आउट ऑफ वे शेयर डेस्परेशन का एक्सप्रेशन जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बिहार की जनता देख रही है। बिल्कुल, बिहार की जनता तो सब कुछ देख रही है निखिल जी, बिहार की जनता तो सब कुछ देख रही है। अभिषेक, आपके ऊपर ये गंभीर आरोप भी, और इस आरोप को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपके विधायक के निधन के बाद जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो निधन किन परिस्थितियों में हो गया। आपकी व्यवस्थाएं अगर बेहतर होती तो जान नहीं जाती। क्या जवाब आपके पास है? क्यों आपको लगता है कि यहाँ पर उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना अनुचित होगा? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो ओछी राजनीति है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होती है। आप ऐसा समझिए कि कोविड जैसी महामारी विश्वव्यापी रही है। अमेरिका जैसा सुपर पावर जिसका हेल्थ सिस्टम हमारे देश से आगे है, वो भी धराशायी हो चुका था। और जहां तक कुशेश्वर स्थान के जो दिवंगत विधायक हैं उनकी बात की जाए तो लंबे समय से वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, परेशानी में थे, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और उनका निधन बिहार में नहीं हुआ था। और अगर इस तरह की बातें ये लोग करते हैं तो भाई इनके घर के सभी लोग उस जमाने से लेकर अब तक दिल्ली के एम्स में ही इलाज क्यों करवाते हैं? और जहां तक ये लोग सवाल उठा रहे हैं, इससे दिखता है कि अंदर से इन लोगों की कितनी कमजोरी है कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किन परिस्थितियों में होती है। कोविड जैसी महामारी के इस दौर में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने किसी अपने को नहीं खोया होगा। भयावह स्थिति थी, दर्द बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन चीजों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, जनता के बीच जाकर बोलना, फर्क महसूस करवाना, यह सब दिखलाता है कि इन लोगों के पास मुद्दे हैं ही नहीं। किसी की मृत्यु हो चुकी है, हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन परिस्थितियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोच लीजिए जरा कि ये लोग इस चीज को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। अरे भाई, कोविड जैसी महामारी आपका दरवाजा खटखटा कर आई थी क्या? आपको मालूम ही था कि इस तरह की महामारी आएगी और भयावह स्थिति होगी तो आप पहले ही बता देते। अरे आप लोगों के लिए राजनीति सर्वोपरि है। आपने पूरे कोविड के दौर में इस बात को साबित किया है और यह भी एक प्रमुख कारण रहा है कि जनता ने आप पर विश्वास करना मुनासिब नहीं समझा, आपको अपना जनादेश नहीं दिया। तो आप लोग लगातार चीखते चिल्लाते रहिए, किसी की मौत पर भी राजनीति करने की कोशिश करिए। इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने लाशों पर राजनीति करने की कोशिश की भी है, तो जनता के सामने आपको मुंह की खानी पड़ी है, जनता ने आपको बतला दिया है। और अब आप अपनी हार सामने देखकर अगर इस तरह की बात, मैंने तो विभा जी पहले ही आपको एक बच्चे के एग्जाम्पल से बता ही दिया तेजस्वी यादव जी की मनोस्थिति क्या है। अब तो ये लोग यही सोच रहे होंगे ना कि हमने तो हर हथकंडा अपना लिया। चलिए, इजाज अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इजाज अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ही जानूं, जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? चूंकि अब तो काउंटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है, 8 बज चुके हैं, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद मैं और वो सवाल भी पूछूंगी कि क्यों आप लोगों को लाशों पर भी राजनीति करने की जरूरत पड़ती है, जैसा अभिषेक कह रहे हैं। देखिए, हम लोग जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं और लाशों की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। लाशों की राजनीति करने वाले लोग जुमलाबाज पार्टी के हैं और पलटीबाज पार्टी के हैं। इन लोगों को लाशों की राजनीति करने की आदत हो गई है और ख़ास तौर से गरीबों की लाशों पर ये लोग अट्टहास करते हैं। आपने देखा होगा कोविड काल में जिस तरह से गरीबों का सड़कों पर तड़प तड़प करके मरना और उनके प्रति इनका ज़रा सा भी संवेदना नहीं रहना, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लाशों की राजनीति करने में मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना ये है कि इनके 2 विधायक कोविड के कारण देहांत हुआ, लेकिन उस पर अगर किसी ने सच्चाई को रखने का काम किया कि आपका स्वास्थ्य व्यवस्था नकारा था, आपके द्वारा जो बिहार में वेंटिलेटर की आवश्यकता थी वो पूर्ति नहीं की गई, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो पूर्ति नहीं की गई, रेमडेसिविर जो
इंजेक्शन था उसकी व्यवस्था लेकिन नहीं इजाज की अहमद साहब, गई, ये तो जिसके ग्लोबल कारण इस तरह पैंडेमिक की था स्थिति ना, हुई। वो व्यवस्थाएं तो एक बहुत देखिए विकसित देश के पास भी इस स्तर पर नहीं थी जहां पर लोगों को इससे पूर्णतः बचाया जा सके। फिर इन व्यवस्थाओं को लेकर के, चूंकि मौत पूछकर नहीं आती और व्यवस्थाओं की खामियां, आप लाख दावे कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ खामी रह ही जाती है। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अभिषेक, विभा जी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जवाब तो सुन लीजिए आप। पेंडेमिक वैश्विक था, ये बात हकीकत है, लेकिन व्यवस्था वैश्विक व्यवस्था तो स्थानीय स्तर पर नहीं करना था, राज्य सरकार को नहीं करना था। राज्य सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई थी, ये आप लोगों ने भी सच्चाई दिखाने का काम किया है। किस तरह से हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, किस तरह से हॉस्पिटल में लोग पहुंचने से पहले तिल करके मर रहे थे। इनके द्वारा जो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो इनके सांसद छुपा करके रखे हुए थे और उससे बालू की ढुलाई करते थे, शराब की ढुलाई करवाते थे। ये इनको पूछना चाहिए ना, अब तक उस सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो एम्बुलेंस को छुपा कर रखे हुए थे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, ये मैं पूछना चाहता हूं जनता दल यू के नेताओं से, क्योंकि पैंडेमिक के कार्यकाल में इन लोगों ने व्यवस्था को हाईजैक करने का काम किया। इन लोगों ने आपदा को अपने लिए अवसर की तलाश कर ली और आपदा में भी इन लोगों ने आय का संसाधन बनाने का काम किया। ये तेजस्वी जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने उजागर करने का काम किया, सरकार की व्यवस्था को उजागर करने का काम किया। सरकार कहाँ थी? सरकार कहाँ थी? ये स्पष्ट कीजिए ना। बिल्कुल इजाज अहमद साहब, ये इसी को देखा तो जनता ने भी है, इसी को तो जनता ने भी देखा है। फिर जनता के फैसले पर जरा यकीन कीजिए, कुछ वक्त का तो इंतजार है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त मुंगेर से लाइव जुड़ गए, जरा ग्राउंड की तस्वीर भी देख लीजिए। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ मुंगेर से जुड़ गए। अमित, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी होगी, 8 बजे का वक्त था, फिलहाल इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या अपडेशन है, जरा हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं, ये आरडी एंड डीजे कॉलेज है और यहाँ पे काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर का जो गणना का काम है वो यहाँ शुरू हो चुका है। दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी न हो। खुद डीएम और एसपी जो है वो पूरे इस इलाके का भ्रमण कर रहे हैं। आपको हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से डीएम और एसपी खुद जो है उन लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है इनके द्वारा और सीसीटीवी के जरिए जो है पूरे काउंटिंग स्थल का जो है वो निगरानी किया जा रहा है। और डीएम से जो हमारी बात हुई तो डीएम मुंगेर ने कहा है कि जो भी परिणाम हो, अगर कोई कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी भी कर रहे हैं, जगन रेड्डी जो है उन्होंने कहा है, जगन्नाथ रेड्डी उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारा काम है और निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिया है उसका अक्षरशः पालन जो है वो हम करेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान, एसटीएफ के जवान उनकी तैनाती की गई है और यहाँ पे लगातार जो है वो निरीक्षण इनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे जिलाधिकारी जो है देख सकते हैं कि पूरे तौर पे इनके द्वारा जो है वो जांच किया जा रहा है और जो भी तत्व जो है या जो शख्स काउंटिंग सेंटर में जिनका पास बना है उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति है। उसके अलावा कोई भी शख्स बिना पास के अंदर नहीं जा सकता है। इस बात का खासा ध्यान भी यहाँ पे रखा गया है। तो जिलाधिकारी जो है मुंगेर और जो एसपी उनसे हम बात करते हैं, सीधे तौर पे बात करके बताते हैं। एसपी साहब, सीधे तौर पे निरीक्षण आप लोग कर रहे हैं, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। प्राथमिक अगर मान लीजिए कोई कानून अपनाते तो प्राथमिक दर्ज से कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई किया जाएगा। देखिए ये जिलाधिकारी हैं और एक बार हम बात करते हैं फिर से। जिलाधिकारी साहब, काउंटिंग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसको लेकर के आप लोगों ने तैयारी की थी, खुद अभी उसका निरीक्षण कर रहे हैं। नहीं, काउंटिंग तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगा। अभी 8:12 होने वाले, काउंटिंग प्रारंभ हो गया है अभी और 8:30 से ईवीएम की भी काउंटिंग प्रारंभ कर दी जाएगी और चारों तरफ शांति व्यवस्था रहेगी। हमारे जो फोर्स हैं उनका हम लोगों ने
पूरे शहर में और जो हमारा ये क्रिटिकल जोन है उसमें हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट कर रखा है और मजिस्ट्रेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। अंदर भी हमारे एसएसबी के जवान हैं और बाहर भी हमारे पास पैरामिलिट्री के जवान हैं जो चारों तरफ नज़र अपनी रखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि परिणाम बहुत जल्द आ जाएंगे, तो परिणाम आने के बाद अगर कोई भी शख्स जो है या प्रत्याशी जो है अगर वो हुड़दंग करते हैं या अपनी राजगी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह की? नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ हमने सभी को कहा है, आरओ को भी कहा है और सभी लोगों को कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करेंगे और यदि किसी व्यक्ति को समस्या होगी तो आरओ के सामने वो अपनी बातों को रखेंगे और यदि उसके आड़ में कहीं पे भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में कोई व्यक्ति लेगा तो प्रशासन सख्ती से निपटेगी, हम लोग सख्ती से उसे निपटेंगे। बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी हैं मुंगेर, सीधे तौर पे इनका कहना है कि हम सख्ती से निपटेंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का या बिल्कुल अमित, किसी इन भी पार्टी तस्वीरों का को आज प्रत्याशी है। राजनीतिक पार्टियों को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिन्हें यकीन नहीं हो पाता है परिणाम आने तक की आखिर सब कुछ निष्पक्ष हो रहा है। इनके लिए भी ये तस्वीर बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकारी जो है हमारे साथ लगातार इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, निष्पक्षता के साथ निभा रहे हैं। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ गए। संजय, क्योंकि आज का ये दिन बहुत खास है और आप जहां पर खड़े हैं उस जगह पर आज वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जिसके दावे बातों के जरिए बहुत किए जा रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं और एक बहुत बड़ा पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने जो है वो लगा हुआ है। गहमा गहमी अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले काउंटिंग शुरू है, लेकिन राजद के नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। एक प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के लिए, चूंकि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो एनडीए से जुड़े हुए राजनीतिक दल हो या फिर महागठबंधन से राजद हो, सभी राजनीतिक दल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज का जो चुनाव परिणाम है वो बिहार की भावी जो राजनीति है उसका भविष्य तय करेगा। इसलिए यह अहम की लड़ाई बन गई है। जिस तरीके से चुनाव के दिन मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उसके बाद आज मतगणना के दिन देखिए तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह पहुंच गए हैं, लेकिन कमान जो है वो दूसरे नेताओं को दी गई है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में और पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है राजद नेताओं का। इस वक्त सारिका पासवान जी हैं, किस तरीके से तैयारी है मैडम? देखिए, तैयारी तो 30 तारीख को ही हो गई थी। जनता ने अपने मत का उपयोग किया और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में उन्होंने वोट किया। जो किया हो, जो भी परिणाम आएगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे आप? निश्चित रूप से हम लोग तो हमेशा से ही न्याय में और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और जनता ने जो भी किया है, जो जिनको भी समर्थन दिया, हम तो उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठ जाता है, जैसे पिछले बार हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले विधानसभा में कई हमारे ऐसे प्रत्याशी थे, मोर देन 12 प्रत्याशी ऐसे थे जिनको कि अल्प मतों से महज 12। आपके नेता तो पहुंच गए हैं, आप जगदानंद सिंह जी पहुंच गए हैं। पार्टी ऑफिस में क्या तैयारी कर रखी है आप लोग? तैयारी आपको देखने को मिलेगा। अभी तो चूंकि शुरुआत ही हुई है काउंटिंग को, मुझे लगता है काउंटिंग शुरू हुए अभी महज 15 मिनट हुए हैं। मुझे लगता है रुझान आते आते 1-2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद क्या परिणाम निकलता है, तैयारी हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो भी है उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जा रही हैं। बिल्कुल संजय, राष्ट्रीय जनता दल इस बात को लेकर पूरी आश्वस्त है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि जनता जनार्दन के फैसले तक तो सभी को इंतजार करना होगा कि जनता ने क्या तय किया है, किसकी बात पर उसे यकीन हुआ है। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जो जुड़े हुए हैं इस वक्त, अरुण पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। अरुण पांडे जी, मैं आपके तजुर्बे से जानना चाहूंगी, इस चुनाव के परिणाम से भले सत्ता बदले न बदले, लेकिन क्या हम इसे इस रूप में जरूर देखें कि सत्ता की छवि आंकने के लिए ये परिणाम बहुत खास होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, हर चुनाव जो होता है ना, वो खासकर जो सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसकी प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बिहार में 2 सीटों का जो चुनाव है, जदयू की ये सीट थी, पिछले चुनाव में जदयू दोनों सीट जीती थी और उसके विधायक के निधन के कारण ये उपचुनाव हो रहा है। तो इस चुनाव में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है और इन अर्थों में ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि बिहार असेंबली में अभी जो बहुमत की स्थिति है, 122 का जो जदयू आंकड़ा होता है उससे 5 ही सीट ज्यादा है सत्तारूढ़ दल, और वो 2 दल जो 4-4 वाली दल है 2, उसके सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो खुद की आपको चुनाव के बाद से 2 बसपा और
लोजपा के एक एक विधायक को नीतीश कुमार जी ने अपने दल में मिलाया और एक निर्दलीय को भी मंत्री बनाया है। तो ये एक एक सीट जो इसलिए सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि 22 से जितना ज्यादा संख्या होगी सरकार के लिए उतना स्मूथ चलने वाली स्थिति होगी। और अब इस चुनाव में आप देखें कि राजद ने अभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, इसको एक चुनौती के रूप में उसने भी लिया है। और जो पिछले चुनाव में उसके आरोप रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई, उसको तो जीता हुआ था और उसको प्रशासनिक धांधली करके हरा गया है। अब ये चुनाव में जिस ढंग से ताकत राजद ने लड़ाई है और कुछ उसने जातीय समीकरण कैंडिडेट को जिस ढंग से दोनों क्षेत्र में जो राजद का एमआई समीकरण होता है उससे अलग हट करके, आपको याद होगा वहां जयप्रकाश नारायण यादव की परिवार कैंडिडेट थी, उसको बदल करके एक दूसरे कैंडिडेट को नया जातीय समीकरण के हिसाब से दिया है। उसी ढंग से कुशेश्वर स्थान में एक परंपरागत वो आप जानते हैं कि वहां पासवान जाति के कैंडिडेट ज्यादा जीतते रहे थे, हालांकि अशोक राम भी वहां से एमएलए रहे हैं, उनके लड़के लड़ रहे हैं कांग्रेस से। कुल मिलाजुला कर इस चुनाव में कैंडिडेट जो बदला गया है, कैंडिडेट की जो जाति है और मतदाताओं की गोलबंदी है, इस सारे दल ने देखिए जो मुद्दे जितने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे कहने के लिए होते हैं, लेकिन इस जो बिहार की राजनीति में, सामाजिक जीवन में जातीयता की गहरी पैठ है, इस चुनाव में बिल्कुल तमाम चीजें घूम फिर कर जातीय समीकरण पर आकर ही टिक जाती हैं। क्योंकि अरुण जी, हमने देखा है कि चुनाव भले आप तमाम विषयों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर के लड़ते रहिए, लेकिन जब कैंडिडेट के चयन की बात आती है तो यही जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। जब बात चुनावी प्रचार की आती है तो उसी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में आज परिणाम किस रूप में आते हैं, उससे बिहार की राजनीति में आगे की दशा और दिशा तो जरूर तय होती नजर आएगी। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी जुड़ चुके हैं चिराग पासवान गुट से। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी कि रात अच्छी नींद आई, अब आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में आपकी तरफ से भी पूरा दमखम लगाया गया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मतदान में भाग लिए हैं वो सभी मतदाताओं को भी मेरा प्रणाम। आज जो भी परिणाम आएगा, जीतेंगी वहाँ के मतदाता लोग जीतेंगे। हमारी पार्टी के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने काफी दौरा किया है और इतना जरूर है कि बिहार में बदलाव का संकेत हर जगह देखने को मिला है। जिस तरह से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहुंच आम जनों तक, एक गरीबों तक पहुंची है, एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने वहां पे एक कदम रखा है बिहार में। मैं समझता हूं कि उसका सूत्रपात हो गया है और बहुत जल्दी और बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। मैं इतना ही अभी कह सकता हूं। बिल्कुल, तो देखिए लगातार हमारे साथ बड़े गेस्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर से 11 मौजूद हैं जो चप्पे चप्पे पर मौजूद होकर आप तक बारीक से बारीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुशेश्वर स्थान और तारापुर इस उपचुनाव के परिणाम को लेकर के न्यूज़ 18 सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने वाला है। रुझान और फिर परिणाम दोनों ही आप तक अब पहुंचाएंगे। लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। एक छोटा सा अंतराल फौरन हो रहे हैं, वापस बने रहिए हमारे साथ।